नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। वैसे अभी तक अमेरिका की तरफ से इस हमले की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन वेनेजुएला की सरकार ने राजधानी में हो रहे विस्फोटों को हमला करार दिया है। सैन्य मुख्यालय, रक्षा मंत्री का आवास निशाना बनाया गया है। राजधानी कराकस में टैंक सड़क पर उतर आए हैं। वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। नोटम जारी किया गया है, लेकिन हमले की बात अभी तक नहीं मानी है। और जो खबर कराकस से आ रही है, उसमें इन धमाकों को अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला बताया जा रहा है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, अभी ये सामने नहीं आया है। तो वेनेजुएला पर हुए इस हमले पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान और अमेरिका में जंग के हालात, राष्ट्रपति ट्रंप को तेहरान की चेतावनी, अमेरिका के सभी सैन्य अड्डों और इजरायल को बना दिया जाएगा शमशान। सऊदी अरब का यमन में बड़ा हवाई हमला, गल्फ देशों में बढ़ा तनाव। इस बीच दक्षिण गुट एसटीसी ने अलग देश का जारी किया संविधान। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान के समर्थकों के खिलाफ शहबाज सरकार का एक्शन, 7 पत्रकारों, यूट्यूबर और पूर्व सैन्य अफसरों को उम्र कैद की सुनाई गई सजा। 9 मई की हिंसा से जुड़ा है मामला। और चलते चलते में देखेंगे कैसे चीन बदल रहा सैनिकों का डीएनए, परमाणु अटैक भी बेअसर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति ट्रंप हर डील में अपने परिवार का देखते हैं फायदा, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमेरिका ने पिछले 1 साल में जिन जिन देशों के साथ बड़ी डील्स की, उन्हीं से ट्रंप परिवार का कारोबार भी तेजी से बढ़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की बड़े फेरबदल की घोषणा, किरिलो बुडानोव को बनाया चीफ ऑफ स्टाफ। रूस के खिलाफ सीक्रेट मिशन के लिए फेमस है बुडानोव। अमेरिका में नए साल से चंद घंटे पहले आतंकी साजिश नाकाम, 18 साल के आईएस संदिग्ध को एफबीआई ने दबोचा। दुकान और रेस्टोरेंट थे निशाने पर। मेक्सिको में 6.5 तीव्रता का तेज भूकंप, अब तक 2 लोगों की मौत जबकि 12 घायल, महसूस किए गए 500 आफ्टर शॉक्स। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। कराकस में धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं, धुएं के गुबार उठ रहे हैं। शहर के दक्षिणी इलाके में एक बड़े मिलिट्री बेस के पास बड़े धमाके हुए हैं, जिससे बिजली कट गई। चारों तरफ गुप्त अंधेरा सा छा गया है। वेनेजुएला के सूत्रों के हवाले से स्काई न्यूज अरबिया ने दावा किया है कि वेनेजुएला के रक्षा मंत्री के आवास पर भी बमबारी हुई है। एक बंदरगाह भी निशाना बनाया गया है। राजधानी कराकस में धमाकों के बाद अलग अलग इलाकों के लोग सड़कों पर निकल आए। कई लोग शहर छोड़ते हुए भी दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में विस्फोट के वक्त आसमान में चमक और शहर में दहशत का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने या नुकसान का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। वेनेजुएला की सरकार भी एक्शन में दिख रही है और पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई। राष्ट्रपति भवन के पास सायरन बज रहे हैं। टैंकों की गश्त शुरू कर दी गई है। वेनेजुएला की सरकार ने इसे हमला करार दिया है। अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो देश के खनिजों पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन वेनेजुएला झुकेगा नहीं, जवाब दिया जाएगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन 3 दिन पहले उनका एक रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू जारी किया गया था, जिसमें मादुरो ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलना चाहता है। अमेरिका उसके विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मादुरो को कई बार धमकी दे चुके हैं कि उन्हें सत्ता छोड़नी होगी, देश छोड़ना होगा, लेकिन मादुरो इससे इनकार करते रहे हैं। ट्रंप की तरफ से सैन्य अभियान शुरू करने की बात भी कही जा रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने जो चेतावनी दी थी उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। फिलहाल उन्होंने इसका ऐलान नहीं किया है। कराकस में जिस तरह से एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, फाइटर प्लेन उड़ने की खबरें सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि यह हमला अमेरिका की तरफ से ही किया गया है। इसे लेकर अभी तक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और व्हाइट हाउस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो दूसरी तरफ रूसी मीडिया चैनल रशिया टुडे की तरफ से दावा किया गया है कि हमला अमेरिकी सेना ने किया है। रशिया टुडे का दावा है कि जब हमला हुआ तब उसके रिपोर्टर कराकस में ही मौजूद थे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में धमाके की आवाजें सुनी। रशिया टुडे ने तो यहां तक दावा किया है कि अमेरिकी वायुसेना ने वेनेजुएला के इस्ला मार्गरीटा द्वीप पर बमबारी की है, जहां सेना के टॉप बेस है। रशिया टुडे ने दावा किया है कि कराकस के ऊपर फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन की आवाजें भी सुनी गई हैं। राजधानी के ऊपर हेलीकॉप्टरों की आवाजाही की खबरें मिली हैं, जिसमें अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर और चीनूक ट्रूप कैरियर शामिल है। इनका इस्तेमाल अमेरिका की सेना करती है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य अभियान शुरू कर दिया है।
वेनेजुएला पर हमले को लेकर कोलंबिया में भी गुस्सा दिख रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका का नाम लिए बिना ही कहा कि इस समय वे कराकस पर बमबारी कर रहे हैं। पूरी दुनिया को सूचित किया जाता है कि उन्होंने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को तत्काल इस मामले में आपातकालीन सत्र बुलाना चाहिए। हालांकि फिलहाल मादुरो को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। दावा यह किया जा रहा है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। अब सभी की निगाहें मादुरो और ट्रंप के अगले एक्शन पर टिकी हुई हैं। यह जंग अब और तेज हो सकती है। वेनेजुएला में जंग शुरू हो गई है तो अमेरिका ईरान पर भी हमले की तैयारी में है। पिछले एक सप्ताह से ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। डेथ टू डिक्टेटर और मुल्ला देश छोड़ो जैसे नारे लग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई हैं, जो करीब 45 साल से ईरान की सत्ता पर काबिज है। लेकिन आज ईरान के युवाओं में खामेनेई के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। ईरान तो पहले से ही दावा कर रहा था कि इस विरोधी प्रदर्शन के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ है। पश्चिमी देश भी ईरान में अपनी मनपसंद सरकार चाहते हैं और उनकी शह पर ईरान पर पहले सख्त पाबंदियां लगाई गई और अब युवाओं को भड़काया जा रहा है। ईरान का यह दावा अब सच होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रदर्शन के 6वें दिन ही इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी एंट्री हो गई। वो ईरान को धमकी दे रहे हैं, साफ साफ कह दिया कि प्रदर्शन चल रहे हैं, इन्हें और भड़कने दो, कार्रवाई करोगे तो हम तुम पर हमला कर देंगे। सीधा दखल देने की बात कह रहे हैं। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर ईरान शांति से प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाता है और उन पर हिंसा करता है, जो उनका रिवाज है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। हम इसके लिए तैयार हैं। वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब वो इस जंग में कूदने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देखा जाए तो ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को भी संकेत दे दिया है कि हम आपके साथ हैं। ट्रंप पहले से ही खामेनेई को सत्ता से हटाने की बातें कहते रहे हैं। ऐसे में ये प्रदर्शन अब और भी उग्र हो सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ईरानी शहरों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के वीडियो शेयर कर रहा है। प्रदर्शन को जनता का गुस्सा बता रहा है। प्रदर्शनकारी शाह के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि शाह का शासन वापस लौटेगा, यानी राज परिवार वापस लौटेंगे। इस वक्त शाही परिवार के सदस्य और विपक्षी नेता रजा पहलवी यूरोप में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों को संदेश देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि मैं आपको पूरे ईरान में साहसपूर्वक खड़े रहने के लिए सलाम करता हूं। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वो ट्रंप या पश्चिमी देशों के दबाव में आने वाला नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ईरान में अस्थायी विनिमय दर उतार चढ़ाव से प्रभावित लोग हाल ही में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि उनका अधिकार है। इससे अलग हमने हिंसा के अलग अलग मामले देखे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति पर आपराधिक हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि ट्रंप का आज का संदेश अनावश्यक है, लापरवाह और खतरनाक है। पिछली बार की तरह ईरान के महान लोग अपनी आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप को पूरी तरह खारिज कर देंगे। हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं तैयार हैं और ईरानी संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में ठीक ठीक जानती हैं कि निशाना कहां साधना है। वहीं ईरान के पूर्व IRGC चीफ मोहसिन रजाई ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे शब्दों में ललकारते हुए कहा है कि अगर ईरान पर एक भी हमला हुआ तो अमेरिका के सभी सैन्य अड्डों और इजरायल को शमशान बना दिया जाएगा। तेहरान अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपनाएगा, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में महाविनाश की आग लग सकती है। तो वहीं ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि ट्रंप का प्रदर्शनकारियों को समर्थन देना ईरान के आंतरिक मामलों में सीधा दखल है। अगर अमेरिका ने कोई भी दुस्साहसी कदम उठाया तो पूरे मध्य पूर्व में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने और बल ईरान के वैध लक्ष्य होंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो सकता है। इससे अब यह तय हो गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। इस जंग की शुरुआत कौन करेगा, बस ये तय होना है। लेकिन जंग में अगर कहीं सबसे ज्यादा तबाही मचने वाली है तो वो इजरायल ही होगा, क्योंकि ये तो तय है कि अमेरिका इजरायल की मदद से ही ईरान पर हमला करेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे यमन में सऊदी के बड़े हमले की। तो एक बार फिर यमन पर सऊदी अरब ने हवाई हमला कर दिया है। इन हमलों में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE समर्थित सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल यानी STC को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 20 अलगाववादी लड़ाके मारे गए हैं। STC वालों के एक अधिकारी ने बताया
कि अलखाशा और सेयून में मिलिट्री बेस पर सऊदी लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए। हद्रामौत के सेयून शहर में एयरपोर्ट और मिलिट्री बेस पर हमले हुए। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब 2 दिन पहले ही यूएई ने यमन से अपनी सेना वापस बुलाने की बात कही थी और यूएई ने यह भी कहा कि उसने तनाव कम करने की कोशिश की है। उसकी आखिरी सेना यमन से निकल चुकी है। ऐसे में इस हमले से यूएई और सऊदी के बीच तनाव और बढ़ सकता है, जिसे यूरोपियन यूनियन ने पूरे गल्फ क्षेत्र के लिए खतरनाक बताया है। दरअसल सऊदी अरब हरामौत प्रांत में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी के कैंपों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने इसके लिए ऑपरेशन शुरू किया है। जहां यमन सरकार इसे शांतिपूर्ण ऑपरेशन बता रही है, वहीं अलगाववादियों का कहना है कि यह ऑपरेशन शांतिपूर्ण नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमान उनके इलाकों पर हवाई हमले कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अगर यूएई ने भी एसटीसी के समर्थन में जवाबी हमला किया तो सऊदी और यूएई के रिश्तों में दूरियां और बढ़ सकती हैं। अब बात करें एसटीसी की, तो इस अलगाववादी गुट ने दिसंबर 2025 की शुरुआत में हद्रामौत और महरा के लगभग सभी प्रांतों पर अपना कब्जा कर लिया है। तेल सुविधाओं पर भी उसका नियंत्रण हो गया था। वो दक्षिणी यमन को एक अलग देश बनाने की तैयारी में है। इसके लिए उसने राजनीतिक दबाव बनाते हुए अलग संविधान भी जारी कर दिया है, जिसके बाद यमन में विभाजन का संकट गहरा गया है। हालांकि इस बीच सऊदी ने जिस तरह हमला बोला है, उसके बाद यमन जंग का मैदान बन गया है। अब देखना यह होगा कि यह टकराव कहां जाकर थमता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान काफी वक्त से अदयाला जेल में बंद है। लगातार उनकी रिहाई की मांग उठ रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए आंदोलन भी किया और इतना ही नहीं, इमरान की बहनें भी लगातार उनकी रिहाई की मांग पर अड़ी हुई हैं। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार इन आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है और अब इन लोगों को इमरान खान का समर्थन करना भारी पड़ गया है। इमरान के समर्थकों पर पाकिस्तान की शहबाज सरकार सख्त रुख अपना रही है। इस बीच खबर यह आ रही है कि इमरान खान के लिए आवाज उठाने पर कुछ पत्रकारों और विश्लेषकों को जेल में बंद कर दिया गया। सरकार के इस फैसले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के एक आतंकवाद विरोधी कोर्ट ने 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसमें पत्रकार, यूट्यूबर और पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। बता दें कि यह सजाएं 9 मई 2023 को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद दर्ज किए गए मामलों से जुड़ी है, जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे और अब सरकार की तरफ से पीटीआई और इमरान समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपियों के काम पाकिस्तानी कानून के तहत आतंकवाद के दायरे में आते हैं। उनकी ऑनलाइन सामग्री ने समाज में डर और अशांति फैलाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्ट ने इन लोगों की गैर हाजिरी में यह सजा सुनाई है, यानी इनमें से ज्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर हैं और कार्यवाही के दौरान वो पेश भी नहीं हुए। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा के साथ साथ अतिरिक्त जेल की सजा और हर दोषी पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही आदेश दिया है कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। और जिन लोगों को कोर्ट से सजा मिली है उनमें यूट्यूबर आदिल राजा और सैयद अकबर हुसैन, पत्रकार वजाहत सईद खान, साबिर शाकिर, शाहीन सेहबाई, कमेंटेटर हैदर रजा मेहदी, विश्लेषक मोईद पीरजादा शामिल हैं। इन लोगों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। और अब जिस तरह से कोर्ट का यह फैसला सामने आया है, उसके बाद से सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही इस मामले में सरकार घिरती दिखाई दे रही है। इस हरकत से पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे सुपर सोल्जर्स की। तो जरा सोचिए कि युद्ध के मैदान में एक ऐसा सैनिक है जिसे न कड़ाके की ठंड में कांपना पड़ता है, न तपते रेगिस्तान की गर्मियों से थकाती है। वो बर्फीले पानी में भी घंटों रह सकता है और शायद परमाणु हमले के रेडिएशन को भी मात दे दे। आपको लग रहा होगा कि हम किसी रोबो की बात कर रहे हैं। जी नहीं, हम बात आम इंसान की ही कर रहे हैं। दरअसल चीन की एक सीक्रेट लैब में सुपर सोल्जर को तैयार करने की कवायद चल रही है। जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो किसी आम इंसान के डीएनए को ही बदल देगी। अमेरिका की पेंटागन रिपोर्ट भी इस पर मुहर लगाती है कि चीन 2049 तक दुनिया की सबसे घातक सेना बनाना चाहता है और इसके लिए वो 3 रास्तों पर चल रहा है। पहला, ब्रेन चिप, इंसान के दिमाग को मशीन से जोड़ना ताकि वो पलक झपकते ही वॉर की स्ट्रैटेजी बना सके। दूसरा, सुपर ड्रग्स, ऐसी दवाएं जो थकान और डर को मिटा दे। और तीसरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए में बदलाव करके इंसान की क्षमता को प्राकृतिक सीमा से पार ले जाना। कहा जा रहा है कि चीन ने बड़ी बायोटेक कंपनियों के जरिए दुनिया भर के लोगों का जेनेटिक डेटा इकट्ठा किया है। हालांकि कंपनियां इससे इनकार करती हैं, लेकिन जानकारों को डर है कि इस डेटा का इस्तेमाल मानव सुधार और सैन्य प्रयोगों के लिए हो रहा है। चीन में पहले भी जेनेटिक प्रयोगों को लेकर विवाद हो चुका है।
याद कीजिए वो वैज्ञानिक जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चे पैदा किए थे। अब अगर भविष्य में युद्ध ड्रोन से नहीं बल्कि इन सुपर सोल्जर्स से लड़े गए तो ये न केवल युद्ध का तरीका बदल देगा बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई नैतिक चुनौती खड़ी कर देगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सामान्य सैनिक की जगह लैब में बनाए गए सैनिक युद्ध के मैदान में दिखेंगे। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।